Chapter 13 Do Best Friends की बातें। Here's I'm presenting the new chapter। उस मास्क वाले लड़के के जाने के बाद एक नर्स आई और वन्या को चेक करने लगी। वन्या भी बेहोशी की हालत में कुछ बेचैन लग रही थी। नर्स ने जब वन्या को चेक करा, देखा वन्या को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ रहा है। वो तुरंत डॉक्टर को आवाज देने लगी। नर्स के हड़बड़ी में डॉक्टर को बुलाने में सिद्धार्थ और देव भी नींद से जाग गए। वो नर्स को ऐसे पेशानी में देखकर अंदर कमरे की तरफ भागे। वन्या को ऐसे पसीने में भीगा देख उन दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। देव ने जाकर वन्या के सर पर हाथ रखा और हौले हौले उसके सर सहलाने लगा। वन्या बेहोशी में ही कुछ बुदबुदा रही थी। सिद्धार्थ अपना कान वन्या के होठों के पास ले गया सुनने के लिए कि आखिरी वन्या क्या कहना चाहती है। पानी पानी ये बोलते हुए वन्या का गला सूख रहा था। सिद्धार्थ ने वन्या को आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से पानी पिलाया। तभी डॉक्टर आई और वन्या को चेक करने लगी। उन्होंने नर्स से एक इंजेक्शन मंगवाया तो देव ने पूछा, डॉक्टर वन्या ठीक तो है ना? डॉक्टर ने आम तौर पर जवाब दिया, जी बिल्कुल ठीक है, बस ब्लड प्रेशर की वजह से बुखार आ रहा है, इन्हें ब्लड सूट कर गया। अब चिंता की कोई बात नहीं, वैसा माना पड़ेगा। मरीज बहुत हिम्मत वाली है, इतना सब होने के बाद भी ये जल्दी रिकवर कर रही है। अभी थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। ये सुनकर देव और सिद्धार्थ को राहत मिली। वो लोग वही वन्या के पास ही बैठे गए और डॉक्टर भी एक इंजेक्शन लगाकर चली गई। सुबह का वक्त। वन्या ने डिस्चार्ज मांगा था क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे। डॉक्टर ने उसकी रिकवरी देखते हुए डिस्चार्ज कर दिया, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देकर। वन्या को अस्पताल से आए 4 दिन हो गए थे। अब सिर्फ वन्या के सर पर एक पट्टी थी और उसके हाथ का प्लास्टर अभी भी वैसा ही था जो कि अगले हफ्ते खुलना था। वन्या अभी करनाल में ही थी। सुमित्रा जी की जिद पर वन्या यही रही। उनको कहा था जब तक वन्या पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। अब माँ का आदेश तो सबको माना पड़ता है, आखिर माँ तो माँ होती है, वरना वो तो कब की चंडीगढ़ चली जाती। सिद्धार्थ को भी जिद से वन्या ने चंडीगढ़ भेजा था क्योंकि उसकी डॉक्टर की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन हमेशा की तरह सिद्धार्थ है जो कल आ रहा था। वन्या को बिना बताए कोई बम फोड़ने मतलब है सरप्राइज देने। बाकी के दोस्त उसे मिलकर हालचाल पूछकर चले गए। सृष्टि तो रोज आती वन्या से मिलने और पूरी शाम उसके साथ बिताती, लेकिन जिसका इंतजार था वो नहीं आया एक बार भी। वन्या ने लक्ष्य को बर्थडे पार्टी के बाद कभी नहीं देखा, न उसका जिक्र सुना। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने आप को कहीं छुपा लिया है। आज वन्या रात के वक्त अपनी छत पर झूले पर बैठे अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी उसने उस लाल धागे को देखा और उसे चूमते हुए कहा, थैंक यू मम्मी, ये धागा बांधने के लिए। ये जब से मेरे हाथ में बंधा है तब से बड़ा सुकून मिल रहा है। जब भी इसे देखती हूँ अपने आप स्माइल आ जाती मेरे चेहरे पर। वन्या को लग रहा था ये लाल धागा सुमित्रा जी ने बांधा है जब वो हॉस्पिटल में थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वन्या ने पीछे पलटकर देखा तो हैरान रह गई, वहां लक्ष्य था। लक्ष्य को देखकर वन्या को समझ नहीं आया कैसे प्रतिक्रिया करे। वो एकटक उसे देखती रही। लक्ष्य को भी समझ नहीं आया कि वो क्या बात करे। वो चुपचाप आया और उसी झूले के एक साइड बैठ गया। वन्या ने भी कोई खास रिएक्शन दिए बिना अपनी डायरी लिखने लग गई। तो लक्ष्य बोला, तेरी आज भी आदत नहीं बदली डायरी लिखने की? तब वन्या ने कहा, और तेरी भी आदत नहीं बदली, मेरी डायरी से आज भी समस्या है तुझे। तब लक्ष्य थोड़ा वन्या के पास खिसकते हुए बोला, और क्यों न हो प्रॉब्लम, ये मेरी जगह ले लेती है। हर बार जो बातें राज तुझे मुझसे शेयर करने को वो तू सारी इसमें लिख देती है। फिर मुझे बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलती है जब कुछ बताना ही नहीं होता? वन्या ने एक नज़र लक्ष्य को देखकर कहा, क्योंकि ये मुझ पर बेवजह गुस्सा नहीं करती, ना ही मुझे छोड़ के जाती है और न ही हट करती है। ये सुन लक्ष्य एकदम से चुप हो गया, फिर अचानक वन्या के गले लग गया। वन्या कुछ देर वैसे ही बैठी रही पर फिर थोड़ी देर बाद रोने लगी। वन्या को रोते देख लक्ष्य ने थोड़ा और उसे खुद के करीब कर लिया, थोड़ा और कसकर गले लगा लिया। वन्या ने रोते हुए कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लक्ष्य, मैंने तेरा कितना इंतजार किया लेकिन तू नहीं आया, तूने ऐसा क्यों किया? लक्ष्य के भी आंसू बह रहे थे पर फिर उसने कहा, सॉरी वन्या, माफ कर दे, गधा था मैं जो तेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाया। तेरे जाने के बाद पता चला मैंने क्या खोया है।
फिर तुझसे दोबारा बात करने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत दूर जा चुकी थी तू, और फिर प्रिया का मेरी जिंदगी में वापस आना। यार प्लीज माफ कर दे। ये सुन वन्या उससे अलग हुई और कहा, क्या कहा प्रिया? प्रिया और तू साथ है अब, पहले क्यों नहीं बताया? वन्या कुछ और बोलती कि उससे पहले लक्ष्य बोला, क्योंकि मुझे अब वो नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में, मुझे सिर्फ तू चाहिए। यार वापस आ जा, अब कभी दूर नहीं करूँगा तुझे, खुद से ना दूर जाने दूंगा। मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, प्लीज चल ना। फिर वही बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, ढेरों बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। वन्या खड़े होते हुए, ये क्या बोल रहा है तू लक्ष्य? ऐसा नहीं हो सकता, वो सब 3 साल पहले की बातें हैं। अब हम सब जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अब हम एक दूसरे के साथ पहल जैसे नहीं रह सकते। लक्ष्य गुस्से में वन्या के कंधे पकड़े हुए बोला, अब ऐसा क्या हो गया है? मुझे पता है तेरी जिंदगी में कोई नहीं है, तो अब मैं कोई आने भी नहीं दूंगा तुझे, अब मैं अपने पास रखूंगा। ये सब कहते हुए लक्ष्य पागल लग रहा था, जिसे सिर्फ वन्या से मतलब था। वन्या, लक्ष्य पागल मत बान, प्रिया तेरा इंतजार कर रही होगी, तू घर जा, अभी तू कुछ सुनने की हालत में नहीं है। लक्ष्य जिद पर आते हुए, नहीं वन्या मुझे तेरा जवाब चाहिए, आखिर कौन ले रहा मेरी जगह? ये सब कहते हुए लक्ष्य ने वन्या के कंधों को कसकर पकड़ लिया। वन्या की दर्द से चीख निकल गई, उसके जख्म अभी भी हरे थे। वन्या की चीख सुन लक्ष्य होश में आया, उसने फिर से वन्या को दर्द दे दिया था। लक्ष्य ने ये सोचकर अपने कदम पीछे ले लिए। वन्या ने लक्ष्य को एक नज़र देखा, फिर पलटते हुई बोली, लक्ष्य तुझे समझना होगा, जो तू चाह रहा है वो कभी नहीं होगा, हर बार वही नहीं होता जैसा हम चाहे। पहले तूने मेरी फीलिंग्स नहीं समझी और अब फिर तू वही गलती कर रहा है, प्रिया की फीलिंग्स न समझकर। वो दिल की बहुत अच्छी है और तुझे बहुत चाहती हैं। उसका दिल दुखाया तो बहुत मारूंगी तुझे। तुझे जब जरूरत होगी मेरी, मैं तेरे लिए आऊंगी, पर सिर्फ दोस्त बनकर, और कुछ नहीं समझ रहा है न तू? ये सब कहकर वन्या जब पलटी तो शौक रह गई। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 14 सगाई और ओ बेदर डेया। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। वन्या और लक्ष्य दो पुराने बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जो एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते थे। इनके बीच लड़ाई, गुस्सा, दर्द, प्यार सब था, बस एक चीज की कमी थी, समझदारी। लक्ष्य और वन्या एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहते थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक उत्तरी ध्रुव तो दूजा दक्षिण ध्रुव। सब सही चल रहा था। अगर 3 साल पहले लक्ष्य ने वन्या को समझा होता और उसे रोक लिया होता तो आज ये नहीं होता। पर कहते हैं ना, सब कुछ नसीब में नहीं होता। हमारे पास दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। वन्या ने पीछे पलट कर देखा तो लक्ष्य बेहोश पड़ा था झूले पर। वन्या भागकर गई और लक्ष्य के गाल थपथपाने लगी, पर लक्ष्य ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी लक्ष्य का फोन बजा। वन्या ने उसकी जेब से फोन निकाल कर देखा तो उस पर तरुण का कॉल आ रहा था। वन्या ने फोन का जवाब देते हुए कहा, तरुण मैं बोल रही हूँ। वन्या, लक्ष्य मुझसे मिलने आया था पर लक्ष्य बेहोश हो गया है, इसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कहते हुए वन्या के चेहरे पर परेशानियां साफ दिख रही थी। तभी तरुण बोला, वन्या वो असल में मैं ये तुझे बताना भूल गया। वो तरुण को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बात कैसे कहे। वन्या ने जल्दी में बोला, तरुण प्लीज साफ साफ बोल, क्या बताना चाहता है? मेरी टेंशन के मारे जान जा रही है। तरुण ने कहा, वन्या जब तू हॉस्पिटल में थी तो तेरी सलामती मांगने के लिए लक्ष्य गुरुद्वारे चला गया था, वहां जाकर अरदास करी, सेवा करी, जब तक तू होश में नहीं आई 4 दिन वहीं तक वही रहा। अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं किया। वन्या ने कहीं खोए हुए कहा, तरुण आज के लिए उसकी फैमिली और प्रिया को संभल ले, आज लक्ष्य यही रहेगा, काफी रात हो गई, अब किसी को परेशान करना ठीक नहीं। ये सुनकर वन्या हैरान रह गई। उसे अच्छे से पता था कि लक्ष्य कभी मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाता, यहाँ तक वो एक बार उसके कहने पर भी नहीं गया था। फिर ये सब क्यों किया उसने? वन्या ने लक्ष्य का हाथ अपने कंधे पर रखा, फिर उसे छत पर बने ही एक कमरे में ले गई। ये सब करते हुए वन्या को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने ये सब एक हाथ से किया था, दूसरे हाथ से उसने लक्ष्य को सहारा दे रखा था जिस पर प्लास्टर था। वन्या ने लक्ष्य को एक मंजी पर लेटाया, फिर खाना लेने चली गई। वन्या ने बड़ी मुश्किल से लक्ष्य को सूप पिलाया ताकि सुबह तक उसे होश आ जाए और कंबल ओढ़ाकर सोने चली गई। एक नई सुबह हुई जो सिद्धार्थ वन्या की जिंदगी बदल देगी।
वन्या की आंख सुबह 7 बजे ही खुल गई। वन्या तैयार होकर हदबदी में ऊपर छत पर भागी। उसे लगा लक्ष्य बिना कुछ बोले चला गया होगा। वन्या ने ऊपर कमरे में जाकर देखा तो बिस्तर खाली था, वहां लक्ष्य नहीं था। वन्या ने जो सोचा था वही हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, मेरी इतनी फिक्र मत करो जब कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे बीच। वन्या, ये बकवास सुबह सुबह मत कर तो बेहतर होगा। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता है वो सबसे अच्छा है। मुझे बार बार जताने की आदत नहीं है। अब जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। लक्ष्य कुछ बोलने ही वाला होता है कि वन्या बोलती है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। ये कहकर वन्या चली गई। लक्ष्य उसे जाते देख बोला, यही हक जताने वाली अदा मुझे फिर से बहका देती हैं। वन्या किचन में खाना बना रही थी कि सुमित्रा जी ने आते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत है खाना बनाने की, मैं बना देती हूँ, चल हट तू आराम कर। वन्या, नहीं माँ बस हो गया, लक्ष्य को जाना है तो बना दिया खाना। लक्ष्य यही था रात भर। सुमित्रा जी ने पूछा, वन्या पराठे बनाते हुए, हाँ माँ, कल उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो ऊपर वाले कमरे में सो गया और मैं अपने कमरे में सोई थी। आप फिक्र न करो, मुझे मेरी लिमिट पता है। सुमित्रा जी उसका माथा चूमते हुए, मुझे पता है, मेरी सबसे समझदार बच्ची है तू। तभी कृति का फोन आया। वन्या ने कॉल उठाकर कहा, हाँ हाँ आ गई याद की, तेरी दोस्त भी है कृति जल्दबाजी में। अरे हाँ, वो मैं गांव चली गई थी, मम्मी की तबीयत खराब थी तो बस संपर्क नहीं कर पाई किसी से। कल ही चंडीगढ़ वापस आई हूँ तो सिद्धार्थ से मिलकर पता लगा तेरे बारे में। वन्या, अब ठीक है आंटी, कोई जरूरत है तो बोल दियो और ख्याल रख। कृति, हाँ हाँ पता है, एक तू ही है जिसे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकती हूँ, वैसे बधाई हो। वन्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, बधाइयाँ किस लिए? कृति बिना सोचे समझे बोल गई, क्योंकि कल तेरी सा। कृति अभी बोलती है किसी ने उसके हाथ से फोन खींच लिया। वही वन्या हेलो हेलो करती रही। किसी ने कृति को कुछ इशारा किया तो कृति जल्दी से बोली, वो बधाई हो, इसलिए तू जल्दी ठीक हो गई है ना। बात घुमाकर कृति ने फोन कट कर दिया। वही वन्या को समझ नहीं आया, फिर वो भी ज्यादा ना सोचते हुए अपने काम में लग गई। वही कृति ने सिद्धार्थ को कहा, क्या हुआ, ऐसे फोन क्यों खींचा? तो सिद्धार्थ, अरे तू उसे सरप्राइज रिवील करने वाली थी, मैं उसके घर रिश्ता लेकर जा रहा हूँ, अगर उसे पता चलता है तो मेरी वॉट लग जाती है। कृति शौक होते हुए, इसका मतलब है कि तू उसकी बिना मर्जी के उसे सगाई कर लेगा? सिद्धार्थ थोड़ा उदास होते हुए, यार जब वन्या को मैंने अपना प्यार कबूल किया था तब उसने समय मांगा था इनके सबके बारे में सोचने के लिए, और उसके बाद हम दोनों दोस्त बनकर रहे हैं, अपनी लिमिट्स में रहे, लेकिन अब मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। डर गया था जब वन्या को गोली लगी थी, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने मेरी ही रूह निकाल कर ले जा रहा है। और वैसे भी उसके एक दोस्त की आंखों में मैंने वन्या के लिए भावनाएं देखी हैं। इससे पहले कोई और उसे मुझसे चुरा ले जाए, मुझे उसे अपना बनाना है, उसे सगाई करके उसे खुद के लिए पक्का करना चाहता हूँ। कृति ये सुनकर बोली, वो तेरी ही है। वन्या बहुत लकी है कि उसे तू मिलेगा। सिद्धार्थ खोए हुए, लेकिन वो पता नहीं किसको मिलेगी। कृति, ये क्या बोल रहा है, वो तेरी ही है, सारे कॉलेज को ये बात पता है। सिद्धार्थ जल्दी से बात बदल कर, अरे मैं तो ये कह रहा था कि इतने लाइन में है उसे अपना बनाने के लिए, लेकिन देखना उसे मैं ले जाऊंगा। कोल्ड स्वेट स्माइल कहकर हंस दिया। वन्या ने लक्ष्य को खाना परोसा तो लक्ष्य ने कहा, तुझे पता चल गई गुरुद्वारे वाली बात? वन्या, हाँ, लेकिन तू तो रब में विश्वास नहीं रखता था ना, तू फिर? लक्ष्य वन्या को देखते हुए, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वन्या उसकी बात का जवाब दिए बिना चली गई। शाम के वक्त सृष्टि, मंजीत, लक्ष्य और तरुण आए हुए थे। सब बैठकर वन्या से बातें कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। सुमित्रा जी ने दरवाजा खोला तो देखा सिद्धार्थ, दर्शनी जी और रुद्र खड़े थे। उनके हाथ में कुछ सामान भी था और साथ में पंडित जी भी थे। सुमित्रा जी ने उन्हें अंदर बुलाया। तभी नरेंद्र जी भी और देव भी आ गए। सब आप में मिले। सिद्धार्थ की नज़र तो बस वन्या को ढूंढ रही थी। तो रुद्र बोला, सबर कर, वन्या आती ही होगी। तभी उन दोनों की बातें सुन सुमित्रा जी ने मीनू को वन्या को बुलाने भेजा। मीनू वन्या को आवाज देते हुए बोली, वन्या दीदी आपको आंटी बुला रही है। वन्या, ठीक है मैं आ रही हूँ। वन्या सबके साथ नीचे आई। सब पहले से ही बैठकर बातें कर रहे हैं और मिठाइयों के डब्बे भी खुले हुए थे। वन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सिद्धार्थ ने वन्या का उलझा हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि वो क्या सोच रहा है।
तो सिद्धार्थ ने दर्शनी जी को इशारा किया। उसका इशारा समझकर दर्शनी जी वन्या के पास गई और कहा, आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। ये कहकर दर्शनी जी ने वन्या को गले लगा लिया। वन्या ने अपनी माँ को देखा, जैसे उनसे पूछ रही हो, ये सब क्या हो रहा है। सुमित्रा जी उसकी दुविधा दूर करते हुए कहा, बच्चे, ये लोग तेरे लिए रिश्ता लाए हैं। पंडित जी से बात हुई है, कल हम सगाई कर रहे हैं तेरी और सिद्धार्थ की। ये सुनकर वन्या को झटका लगा और उससे बड़ा झटका लक्ष्य को लगा। वन्या, पर माँ, अभी मुझे पढ़ना है। आप ये सब प्यार झूठा था, जताया ही क्यों? प्यार झूठा था, जताया ही क्यों? ऐसे जाना था तो आया ही क्यों? ऐसे जाना था तो आया ही क्यों? ए सितमगर, तू जरा और सितम कर दिया। आजा बेवजासा, ये रिश्ता खत्म कर दिया। वन्या आगे कुछ कहती कि दर्शनी जी बोली, बेटा, आपको पढ़ने की पूरी आज़ादी है और हम कौन सा कल ही शादी कर रहे हैं, बस सगाई कर रहे हैं ताकि तुम्हें मेरी बहू बनने से कोई ना रोक पाए। और पंडित जी ने भी कहा, सगाई का कल बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, इसके बाद 1 साल तक नहीं है, इतना इंतजार मैं नहीं कर सकती। ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया। वन्या को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसने एक नज़र सबको देखा जो बहुत खुश थे, यहाँ तक कि वो लोग तैयारियों में भी लग गए थे। वन्या की नज़र लक्ष्य पर जाकर रुकी और उसे देख वन्या की आंखों से आंसू बह गए। दर्दे दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्दे दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या है। मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को ज़रा और हरा कर दिया। ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।